ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का एपिसोड नंबर 38 है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत फेमस ईस्टर्न फ्रंट के एक बैटल की, जिसको कहते हैं द बैटल ऑफ सेवेस्टोपोल या फिर सीज ऑफ सेवेस्टोपोल या डिफेंस ऑफ सेवेस्टोपोल। कहानी शुरू होती है जून 1941 से। ये वो महीना था जब हिटलर ने डिसाइड किया कि वो ईस्टर्न फ्रंट पे फोकस करेगा, यूएसएसआर के ऊपर अटैक करेगा। ये उस समय उसका प्लान था कि जब वो अपना अटैक लॉन्च करेगा तीन फ्रंट पे, आर्मी ग्रुप ए, बी और सी, सेंटर, नॉर्थ और साउथ, वो इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे कि एक झटके में मॉस्को को कैप्चर कर लेंगे। और जैसे ही मॉस्को को कैप्चर किया उन्होंने, बाकी जितनी भी सिटीज हैं वो अपने आप क्रम्बल कर जाएंगी, अपने आप गिर जाएंगी। पर जुलाई के महीने में, यानी अगले ही महीने, इस प्लान में एक चेंज आया। हुआ ये कि अब जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो जो सोवियत यूनियन से उनको ऑयल मिल रहा था उसकी सप्लाई एकदम बंद हो गई। अब ऑयल तो चाहिए उन लोग को, जर्मनी को, तो वो ऑयल उनका जो अब मेजर सोर्स था वो आ रहा था कहां से? रोमानिया से। रोमानिया में कुछ ऑयल फील्ड्स थी। अब हुआ ये जुलाई के महीने में कि सेवेस्टोपोल, जो कि क्रीमिया के रीजन में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, वहां से कुछ सोवियत यूनियन के फाइटर्स टेक ऑफ किए और रोमानिया के ऑयल, जहां पे उनका ऑयल बनता था, ऑयल फील्ड्स थी जहां पे, वहां पे उन्होंने जाके बॉम्बिंग कर दी। और इस प्रकार रोमानिया में 11,000 टन ऑयल जो है वो बर्बाद हो गया। जब ये न्यूज हिटलर को बताई गई तो वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको पता था कि रोमानिया की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके लिए। रोमानिया एक्चुअली एक एक्सिस पावर था, जर्मनी के साथ लड़ाई कर रहा था, बट अगर रोमानिया का ऑयल नहीं मिलेगा जर्मनी को तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हिटलर ने प्लान में ये चेंज किया कि अब हमको किसी भी तरह सेवेस्टोपोल को कैप्चर करना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सोवियत यूनियन में कहीं पे भी अगर सेवेस्टोपोल से स्ट्राइक्स होती रहेंगी हमारे ऑयल फील्ड्स पे। तो इसलिए हिटलर ने डायरेक्टिव 33 लॉन्च किया और उसके मुताबिक अब एक ग्रुप जो है जर्मन आर्मी का, एक्सिस आर्मी का, वो फोकस करेगा क्रीमिया के रीजन में और स्पेशली सेवेस्टोपोल पे। ये आर्मी सौंपी गई 11th आर्मी को और इसके कमांडर थे एरिक वॉन मैनस्टाइन। इनको ऑपरेशन बारबरोसा से थोड़ा अलग किया गया और उनको बोला गया कि अब तुम जाओ और क्रीमिया के इस रीजन को न्यूट्रलाइज करो। मैनस्टाइन ने इससे पहले बैटल ऑफ फ्रांस में दिखाया था कि वो कितने एबल कमांडर हैं, बट यहां पे अंतर यह था कि बैटल ऑफ फ्रांस में उन्होंने अपना टैंक वॉरफेयर इस्तेमाल किया था, बहुत तेजी से आर्मर्ड डिविजन्स को मूव किया था। यहां पे वो सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि अभी इनके पास इतने टैंक्स नहीं थे, इतने आर्मर्ड डिविजन्स नहीं थे कि वो सेवेस्टोपोल को टैंक्स को यूज करके जीत पाए जैसे उन्होंने बैटल ऑफ फ्रांस में किया था। इसीलिए उनको अपना मैक्सिमम यूज करना था उनकी इन्फेंट्री को यूज करके। एक अच्छी बात यह थी मैनस्टाइन के लिए कि उनकी इन्फेंट्री में सिर्फ जर्मन ट्रूप्स नहीं थे, रोमानिया की भी आर्मी उनके साथ लड़ रही थी। तो ये पूरा एक्सियल फोर्स था जिनको लीड कर रहे थे मैनस्टाइन। तो सारी तैयारियों के बाद 18 अक्टूबर साल 1941 को ये क्रीमिया का इन्वेजन स्टार्ट हुआ। जर्मन जनरल एरिक हैंसन ने अटैक किया सोवियत यूनियन की 51st आर्मी पे। हालांकि सोवियत यूनियन के पास जो वहां पे आर्मी थी वो साइज में बड़ी थी, बट जर्मन फोर्सेस ज्यादा मिलिट्री, उनके इक्विपमेंट ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा एडवांस थे, और इसी वजह से उनकी जो एयर पावर थी लुफ्टवाफे, इन्होंने बहुत डैमेज किया और फाइनली इशुन को उन्होंने कैप्चर कर लिया 28 अक्टूबर को। यहां पे बहुत सारे रशियन ट्रूप्स मारे गए और कुछ को पकड़ा गया, बट जो बाकी बचे वो पीछे हटके चले गए सेवेस्टोपोल में। और अब शुरुआत हुई द सीज ऑफ सेवेस्टोपोल की। सेवेस्टोपोल को घेरना शुरू कर दिया एक्सियल फोर्सेस ने। सेवेस्टोपोल के रीजन में जो सोवियत यूनियन के वाइस एडमिरल थे, जो कमांडर थे उस एरिया में, उनको पता था कि सेवेस्टोपोल एक पोर्ट सिटी है और बहुत जरूरी है इस सिटी का सोवियत यूनियन के हाथ में रहना। इसीलिए उसके डिफेंस के लिए उन्होंने उनकी नेवी के बंदों को लगाया फ्रंट लाइंस पे। अब देखिए, नेवी के बंदों को लैंड के बैटल्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, बट फिर भी ये सिचुएशन इतनी डेस्परेट थी सोवियत यूनियन के लिए कि उन्होंने लगाया उन बंदों को। उसके साथ साथ सिविलियंस लोगों को भी उन्होंने लेके आए और इस सिटी के डिफेंसेस पे काम करना शुरू किया कि अब अगर यहाँ पे अटैक होगा तो हमको डिफरेंट डिफेंस लाइंस बनानी है, डिफेंस लाइन 1, 2 और 3, और इसके बाद ही वो सेवेस्टोपोल में पहुंच पाएंगे एक्सियल फोर्सेस। इस तरह से तैयारियां की सोवियत यूनियन ने। इसी के साथ अक्टूबर 30 को ब्लैक सी के रास्ते से कुछ और रेड आर्मी के ट्रूप्स यहां पे आए और जो संख्या थी यहां पे सोवियत यूनियन के सोल्जर्स की वो बढ़ी, ताकि आने वाला जो जर्मन अटैक है उसको रोका जा सके। और इसी वजह से अब जो एक्सियल फोर्सेस के अटैक हो रहे थे उनको ये ट्रूप्स रोक पा रहे थे। फिर 9 नवंबर को कुछ और रीइंफोर्समेंट्स मिली सोवियत यूनियन की फोर्सेस को। वहां पे रेड आर्मी को 20,000 सोल्जर्स, 10 T-26 टैंक्स और कुछ और वेपन्स मिले
इस एरिया के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। फिर 10 नवंबर को मैनस्टाइन ने अपना अटैक फॉर्मली लॉन्च किया। उनके एक डिवीजन ने सेवेस्टोपोल के साउथ ईस्ट के रीजन में एक उपा नाम का रीजन था, उसको कैप्चर किया, और उनके एक दूसरे डिवीजन ने उनके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक विलेज था मैकेंजिया करके, उसको कैप्चर कर लिया। तो इस प्रकार से एक पिंसर मूवमेंट यहां पे बनता नजर आ रहा था। मैनस्टाइन को लगने लगा कि यह अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा, बट 15 नवंबर को रेड आर्मी ने इस ऑनस्लॉट को रोका और जो अटैकर्स थे उनको पीछे हटना पड़ा। 21 नवंबर को मैनस्टाइन ने डिसाइड किया कि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इस अटैक को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब उस समय के लिए कैंसिल कर दिया। और ये इस तरह से सोवियत यूनियन के लिए पहली जीत थी। हालांकि यहां पे एक्सियल फोर्सेस की जो कैजुअलिटीज थी उनसे कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज रेड आर्मी की हुई, बट फिर भी उन्होंने ये जो मैनस्टाइन का अटैक है उसको रोक दिया, क्योंकि 21 नवंबर को उसने अटैक कैंसिल कर दिया था। और इस प्रकार ये एक छोटी सी जीत मिली सोवियत यूनियन को। दिसंबर में और सोवियत ट्रूप्स आए इस पूरे रीजन को रीइंफोर्स करने के लिए। अब 17 दिसंबर को मैनस्टाइन ने एक दूसरा अटैक लॉन्च किया इनके डिफेंसेस के अगेंस्ट। इस बार के अटैक को स्टार्ट करने से पहले मैनस्टाइन ने बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट करवाई आर्टिलरी को इस्तेमाल करके, और उसके अलावा स्टूका बॉम्बर से डाई बॉम्बिंग भी करवाई, बहुत बहुत बॉम्बिंग की, ताकि जो मोराल है सोवियत ट्रूप्स का वो पहले ही ब्रेक हो जाए। ये अटैक हो रहा था बेल्बेक रिवर के नॉर्थ साइड पे। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ईस्ट की तरफ कर्च में भी मार्च किया एक्सियल फोर्सेस ने। इसका रीजन ये था कि जो ओरिजिनल मेन जो अटैक था बारबरोसा के अंडर, जो मॉस्को की तरफ जा रहा था, वो अटैक धीरे पड़ गया था और रुक रहा था मॉस्को के बैटल तक आते आते। इसीलिए जो जर्मन ट्रूप्स का जो मोराल था वो ड्रॉप हो रहा था। उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए हिटलर चाहता था कि दिसंबर से पहले सेवास्तोपोल कैप्चर हो जाए, बट ये साफ समझ में आ गया कि सोवियत ट्रूप्स का जो डिफेंस है वो फॉर्मिडेबल है, वो अच्छा है। इस वजह से दिसंबर के पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि सेवास्तोपोल कैप्चर हो पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसमें एक्सिस फोर्सेस की कैजुअलिटीज जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज्यादा हो रही थी। इस वजह से भी अटैक डिले होता जा रहा था, और इसी वजह से मैनस्टाइन ने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर 1942 के जनवरी में एक दूसरा ऑफेंसिव प्लान करेंगे। इसीलिए 15 जनवरी 1942 को मैनस्टाइन ने अटैक किया वापस, और फियोडोसिया के रीजन को उसने कैप्चर कर लिया। इसके बाद रेड आर्मी ने बहुत बार काउंटर अटैक किया यहां से जर्मन्स को निकालने के लिए, बट वो फेल हुए, और जो लैंड के रीजन से जो सीज बना ली थी अब एक्सियल फोर्सेस ने, वो बरकरार रही। और इसीलिए इसको कहते हैं द सीज ऑफ सेवास्तोपोल, क्योंकि एक्सियल फोर्सेस ने जमीन का जो रास्ता है वो पूरी तरह बंद कर दिया था सेवास्तोपोल के लिए। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैनस्टाइन इस बात को अच्छे से जानता था कि उन्होंने सोवियत ट्रूप्स को बंद तो कर दिया, मतलब पैक कर दिया है उस रीजन में, बट अभी भी उनके डिफेंसेस इतने स्ट्रांग हैं कि वो ऐसे ही अटैक करके जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत समय लिया, काफी महीनों का टाइम लिया मैनस्टाइन ने, और फिर फाइनली 8 मई को जाके 1942 में उसने एक दूसरा मेजर ऑफेंसिव प्लान किया। इस ऑपरेशन को कहते हैं द ऑपरेशन ट्रैपेनयार्ड। इसके अंतर्गत मैनस्टाइन ने 44th आर्मी जो थी सदर्न कोस्ट पे क्रीमिया के, वहां पे अटैक किया। उसके बाद एक्सियल फोर्सेस ने 20 मई को कैप्चर कर लिया कर्च का रीजन, और ये जो था वो क्रीमियन पेनिनसुला के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है। तो अब देखिए, अब एक्सियल फोर्सेस के हाथ में सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सा आ गया था क्रीमिया का, तो अब वो ज्यादा सेफ थे वापस एक अटैक करने के लिए सोवियत यूनियन के ट्रूप्स के ऊपर जो अब इस रीजन में फंसे हुए थे। मैनस्टाइन अब रेडी होने लगा सेवास्तोपोल के ऊपर उसका मेन और सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक करने के लिए। ये अटैक शुरू हुआ 2 जून 1942 को, और इसको कहते हैं ऑपरेशन स्टारफैन। इस अटैक को शुरू करने से पहले जर्मन फोर्सेस ने अनप्रेसिडेंटेड लेवल की बॉम्बिंग की इनकी डिफेंसिव पोजीशंस पे। इसको मैं अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जर्मन फोर्सेस ने कभी इतना हैवी बॉम्बार्डमेंट नहीं किया था डिफेंसिव पोजीशंस के ऊपर। जर्मन्स ने बॉम्बार्डमेंट के लिए डिफरेंट टाइप की हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की थी, बट यहां पे मैं एक पर्टिकुलर आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल करूंगा जो जर्मन्स ने यूज की इस बैटल के दौरान। इस गन का नाम था द श्वेरर गुस्ताव या फिर द गुस्ताव गन। मैं जनरली अपने वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर वेपन के बारे में डिटेल में बात नहीं करता हूं, बट मुझे लगता है कि यहां पे बहुत जरूरी है इस द गुस्ताव गन के बारे में बताना। ये इतना बड़ा वेपन था, इतनी बड़ी गन थी कि इसको चलाने के लिए एक रेलवे की लाइन लगती थी। इस पूरी गन का वजन था 1350 टन, और इस गन की रेंज थी 43 किलोमीटर। इस गन में जो कैलिबर लगता था, जो शेल्स लगते थे, उनका वजन था 7 टन, और इसका जो बैरल था उसका डायमीटर था 30 इंचेस। ये आज तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी वेपन था, और ये इतना बड़ा था कि इसको चलाने के लिए, पूरा ऑपरेट करने के लिए 2500 ट्रूप्स लगते थे।
और ये इतना हैवी था कि ये सिर्फ ऊपर और नीचे होता था इसका बैरल। इसी वजह से इस वेपन को चलाने के लिए बहुत टाइम लगता था और सिर्फ ऑपरेट करने के लिए इस एक वेपन को 250 सोल्जर्स लगते थे। गुस्ताव गन को बनाया था जर्मन्स ने मैजिनो लाइन को तोड़ने के लिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जब जर्मन्स देख रहे थे कि फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स पे एक बड़ी मोटी सी एक डिफेंसिव लाइन बना के रखी है, द मैजिनो लाइन, ताकि जर्मन इन्वेजन को वो रोक सकें, तो उस लाइन को तोड़ने के लिए जर्मन्स ने बोला कि हम एक बड़ी एक तोप बनाएंगे। इस बड़ी सी तोप को जिसने डिजाइन किया था उसका नाम था गुस्ताव क्रेप और उसी के नाम पे इस तोप का भी नाम है। हालांकि इस तोप को बनाने का मेन पर्पस था मैजिनो लाइन को डिस्ट्रॉय करना, बट एक्चुअली मैजिनो लाइन के लिए इस तोप को इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि जब फ्रांस का इन्वेजन स्टार्ट हुआ तब तक ये तोप बन के रेडी नहीं हुई थी। और उसके अलावा भी तोपों को इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि जर्मन फोर्सेस ने नॉर्थ की तरफ से ऊपर के रीजन से मैजिनो लाइन के साइड से आके वो लोग फ्रांस के अंदर आ गए थे, तो इस मैजिनो लाइन के लिए तो इस तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ। बट सेवेस्टोपोल के सीज को तोड़ने के लिए गुस्ताव गन को बुलाया गया था। और जब इस गन ने बॉम्बार्डमेंट शुरू की तब लोगों ने देखा कि 7-7 टन के आर्मर पियर्सिंग शेल्स ये गन फायर करती थी। बहुत हैवी डैमेज किया इस गन ने। हालांकि इस पूरे बैटल ऑफ सेवेस्टोपोल में इस गन का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी छोटा था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव और डिसाइसिव डैमेज नहीं किया इस तोप ने। बट फिर भी क्योंकि ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी और इसको चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इसी वजह से ये एक बहुत बड़े गर्व की बात थी जर्मन फोर्सेस के लिए कि उनके पास इतनी बड़ी तोप है। हालांकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने लग गया था तो जर्मन्स ने खुद ही इन तोपों को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि ये एलाइड फोर्सेस के हाथ में ना पड़े। बट ये तोप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इतने लोगों की जरूरत होती थी, इसलिए इन तोपों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में। ये तो बात हो गई गुस्ताव गन की। वापस बात करते हैं बैटल ऑफ सेवेस्टोपोल की। 11 जून को सोवियत यूनियन के पास जितनी आर्टिलरी थी, पूरी आर्टिलरी, पूरी फोर्स को इस्तेमाल किया और उन्होंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और ये जो जर्मन अटैक आ रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की। हालांकि सोवियत ट्रूप्स 1 किलोमीटर तक अंदर गए जर्मन लाइंस के, बट उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। उनके पास उतने ट्रूप्स नहीं थे अपनी पोजीशंस को रीइंफोर्स करने के लिए और इस अटैक के ऊपर बिल्ड करने के लिए। उनके पास एम्यूनिशन भी नहीं था और इसीलिए ये जो काउंटर अटैक है वो फेल हो गया। 13 जून को एक्सियल फोर्सेस ने फोर्ट स्टालिन को कैप्चर कर लिया। इसके बाद के आने वाले दिनों में एक एक करके एक्सियल फोर्सेस ने सेवेस्टोपोल के जो मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनको कैप्चर करना शुरू किया। और फाइनली 30 जून को मॉस्को से ऑर्डर आया सुबह 10 बजे कि सेवेस्टोपोल को अब इवैक्यूएट कर दो, सारे सिविलियंस को और जितने भी वहां पे जो ट्रूप्स हैं उनको वहां से निकाल लो। उस रीजन में कुछ 20,000 सोवियत ट्रूप्स को इवैक्यूएट किया गया। उसके अलावा जो उस रीजन में रेड आर्मी के जनरल्स थे उन लोगों को सबमरीन से वहां से निकाल लिया गया। और फाइनली फिर एक्सियल फोर्सेस ने सेवेस्टोपोल में एंटर किया, उनके साथ रोमानियन ट्रूप्स भी थे। सेवेस्टोपोल के अंदर कुछ कुछ रीजन्स में जो छोटी छोटी पॉकेट्स थी सोवियत आर्मी के, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उनको कैप्चर किया गया। और फाइनली 4 जुलाई को सेवेस्टोपोल के लड़ाई में एक्सियल फोर्सेस की जीत हुई। सेवेस्टोपोल को कैप्चर करने के लिए जो ओरिजिनल जर्मन प्लान था, उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी और इतनी ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज होंगी। उनको जर्मन्स को यहाँ पे 27,000 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई। उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली सोवियत यूनियन की कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी। सोवियत यूनियन ने यहाँ पे 18,000 सोल्जर्स को गंवाया और उनके साथ लगभग 1 लाख सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस ने। इस पूरी लड़ाई में जो सबसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ वो हुआ सेवेस्टोपोल सिटी को। जब लड़ाई खत्म हुई और जब डस्ट सेटल हुआ तो पूरे शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें सिर्फ 5-10 बिल्डिंग्स बची, बाकी सारी बिल्डिंग्स धूल में मिल गई थी। इतनी हैवी बॉम्बार्डमेंट की थी यहां पे जर्मन फोर्सेस ने। हिटलर ने सेवेस्टोपोल की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो यहाँ पे जनरल थे, मेन कमांडर थे मैनस्टाइन, उनको प्रमोट किया फील्ड मार्शल के रैंक पे और उसके बाद उनको एक वेकेशन पे भेज दिया गया रोमानिया। उसके बाद यहाँ पे जर्मन एसएस के ट्रूप्स आए और उन्होंने फिर जूस को इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि सेवेस्टोपोल में जर्मन्स को जीत मिली, बट ये जीत बहुत ही कॉस्टली थी। एक तो यहाँ पे बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई जर्मन्स को, उसके अलावा जर्मन्स का जो ऑपरेशन ब्लाउ चल रहा था जिसमें उनको कॉकसस ऑयल फील्ड्स और स्टालिनग्राड को कैप्चर करना था, वो जो आर्मी थी वो वीक पड़ गई थी क्योंकि अब मैनस्टाइन की 11th आर्मी सेवेस्टोपोल में थी। तो उसके बाद 11th आर्मी को वापस बोला गया कि तुम जाओ ऑपरेशन ब्लाउ को सपोर्ट करने के लिए, बट तब तक काफी देर हो गई थी। और फिर स्टालिनग्राड में जो लड़ाई हुई जिसमें जर्मन आर्मी 6th आर्मी थी, उनके कमांडर थे पॉलस,
इस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ फिर जर्मन आर्मी को, क्योंकि उनके पास 11th आर्मी का सपोर्ट नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टालिनग्राड की जो लड़ाई हुई वो लड़ाई का नतीजा अलग होता अगर सेवेस्टोपोल की लड़ाई में जल्दी जीत मिल गई होती मैनस्टाइन को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द लेजेंडरी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। अगर आपको सेवेस्टोपोल के बैटल के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं एक मूवी रिकमेंड करूंगा आपको। ये एक रशियन मूवी है जिसका नाम है द बैटल फॉर सेवेस्टोपोल। इस मूवी में एक्चुअली जो रशिया की सबसे फेमस फीमेल स्नाइपर थी जिनका नाम था ल्यूडमिला पोलिशेंको, जिनके पास 309 कंफर्म्ड किल्स थे, उनके बारे में इस पिक्चर में दिखाया गया है और उनकी जर्नी दिखाई गई है और उसका बैकड्रॉप है द सीज ऑफ सेवेस्टोपोल। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा। हालांकि ये मूवी रशियन भाषा में है बट आपको इसके इंग्लिश के सबटाइटल मिल जाएंगे और इंग्लिश ऑडियो भी है शायद, इसका इंग्लिश में भी डब्ड है मूवी। और इस वीडियो का जो अगला वीडियो है, अगला एपिसोड है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा।